दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के ज़िला जैसलमेर की है और इसी जैसलमेर ज़िले के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है मोहनगढ़। मोहनगढ़ में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है पुष्पेंद्र। दोस्तों, पुष्पेंद्र का एक बेटा है अंकुर। अंकुर की एक खूबसूरत नौजवान प्रिया नाम की लड़की के साथ पुष्पेंद्र ने शादी कर रखी थी और जनाब प्रिया नाम की खूबसूरत सी बहू लेकर अपने घर में आ गया था। कौन? पुष्पेंद्र। फिलहाल पुष्पेंद्र के नाम पे मोहनगढ़ गांव में 12 एकड़ ज़मीन भी है और पुष्पेंद्र की गांव वाले काफ़ी इज्जत भी किया करते थे। वहीं पुष्पेंद्र से लोग डरा भी करते थे और समाज में काफ़ी इज्जत हुआ करती थी। नज़दीकी थाने में भी पुष्पेंद्र की अच्छी खासी जान पहचान थी। पुलिस से लेकर दरोगा और इंस्पेक्टर तक पुष्पेंद्र की बात माना करते थे। दोस्तों, समाज में पुष्पेंद्र काफ़ी इज्जतदार बन के रहा करते थे और अपने घर परिवार के भी सामने काफ़ी इज्जतदार और अच्छे इंसान बन के रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, 3 साल पहले पुष्पेंद्र की पत्नी की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुष्पेंद्र गलत राह पे चल पड़ते हैं। दूसरे की महिलाओं को और औरतों को तकना शुरू कर देते हैं। होता यह है कि एक दिन पुष्पेंद्र दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर अपनी बैठक में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक कमला नाम की विधवा महिला आई। लिहाजा कमला नाम की विधवा महिला पुष्पेंद्र से कहती है कि मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, दे दीजिए। लिहाजा पुष्पेंद्र कहते हैं कि पैसे तो मैं आपको दे दूंगा कमला, लेकिन बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तभी कमला नाम की वो विधवा महिला कहती है कि अगर मेरे पास कुछ गिरवी रखने को होता तो मैं बेच कर ही पैसों का इंतजाम कर लेती, आपके पास मांगने या हाथ फैलाने क्यों आती। तभी मुस्कुराते हुए और हंसते हुए पुष्पेंद्र कहते हैं कि कमला, तुम्हारे पास एक तो लाखमत चीज़ है। लिहाजा कमला जो है वो विधवा महिला समझ जाती है और मुस्कुराते हुए वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। लिहाजा होता यह है कि पुष्पेंद्र कहते हैं कि आप मेरी खिदमत में कब हाजिर होगी। तभी कमला कहती है कि आप 10:30 बजे रात को मेरे घर पर आ जाना। लिहाजा मेरे घर कोई नहीं होता है, मैं अकेली होती हूँ। फिलहाल इतना कहने के बाद पुष्पेंद्र घर के अंदर जाते हैं और 5,000 रुपये लाकर कमला नाम की विधवा महिला को दे देते हैं और फिर कमला चली जाती है। अब जनाब दिन गुजरता है और शाम होती है। जब रात के तकरीबन 10 बजते हैं तभी पुष्पेंद्र कमला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और कुंजी खटखटाने लगते हैं। कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में से निकल के कमला आती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पे पुष्पेंद्र खड़े हुए थे। लिहाजा वो पुष्पेंद्र को अंदर घर में बुला लेती है और जनाब सीधी बेडरूम में ले जाती है, जहां पुष्पेंद्र कमला नाम की विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अपनी सारी हपस मिटा लेते हैं और जनाब संतुष्ट होने के बाद एक बार फिर से 5,000 रुपये और देते हैं पुष्पेंद्र कमला को। उसके बाद अपने घर चले आते हैं। लिहाजा अब यूं ही पुष्पेंद्र और कमला के बीच में सब कुछ चलता रहता है। हफ्ते में 2-3 बार जाते थे पुष्पेंद्र विधवा महिला कमला के घर पे रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे और जनाब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, इंटीमेट हो जाया करते थे। लिहाजा ये कई हफ्तों और महीनों तक पुष्पेंद्र और विधवा महिला कमला के बीच में चलता रहता है। फिलहाल दोस्तों, दिन आता है 25 मई 2025 का, जब पुष्पेंद्र का बेटा अंकुर जो है वो खेत पर गया हुआ था रात के तकरीबन 9 बजे। लिहाजा होता यह है कि वह खेत पर से घर वापस आ रहा था। रास्ते में कमला का घर पड़ता है तो रात के तकरीबन 10 बजे अंधेरे में खड़े हुए पुष्पेंद्र कमला का गेट खटखटा रहे थे और उनका बेटा अंकुर जो है अंधेरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। लिहाजा अंकुर जब देखता है कि विधवा महिला कमला के घर का दरवाज़ा उसके पिताजी पुष्पेंद्र खटका रहे हैं, वह अंधेरे में खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं कहता है, देखता रहता है। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनने के बाद विधवा महिला कमला दरवाज़ा खोलती है और अंकुर के पिता पुष्पेंद्र कमला के साथ उसके घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर तो अंकुर अपने पिता पुष्पेंद्र से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे ये मालूम था कि अगर कुछ कहूँगा तो पिता की भी बदनामी होगी और समाज में भी इज्जत नीलाम हो जाएगी।
लिहाजा वहाँ पर से वो चुपचाप घर चला आता है और घर आके अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि अब पिताजी जो हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। विधवा महिला कमला के घर का दरवाज़ा रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे पिताजी खटखटा रहे थे और मैं खेत पे से वापस आ रहा था। मैं सब कुछ अंधेरे में खड़ा देख रहा था। थोड़ी ही देर में कमला ने घर का दरवाज़ा खोला और पिताजी घर के अंदर कमला के साथ चले गए। इतना जब प्रिया सुनती है तो प्रिया अपने पति अंकुर से कहती है कि पिताजी पूरी तरह से गलत रास्तों पे चल पड़े हैं और अकेले में वो मुझे भी ऐसे देखते हैं कि जैसे खा लेंगे। वो मेरे प्राइवेट पार्टों पे नज़र डालते हैं। लिहाजा होता यह है कि अब मिलजुल के चले आते हैं पुष्पेंद्र कमला से। और जनाब जब वो घर आते हैं तो उनका बेटा अंकुर जो है अगले दिन सवेरे कहता है कि पिताजी अपनी आदत को सुधारिए। आप विधवा महिला कमला के घर रात को गए और दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मैं सब कुछ अंधेरे में खड़ा देख रहा था। आप अपनी आदत को सुधार लीजिए। तभी पुष्पेंद्र गलती मानते हैं अपने बेटे अंकुर के सामने और कहते हैं कि बेटा अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। लिहाजा बात वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों होता यह है कि अब ऐसे ही चलता रहता है कुछ दिनों तक। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और फिर 4 जून 2025 का दिन आता है जब पुष्पेंद्र अपने बेटे अंकुर के साथ खेत पे जाते हैं चारा लेने। अब जनाब चारा काट रहा था अंकुर और बैठे हुए थे थोड़ी दूरी पर पुष्पेंद्र। लिहाजा एक सांप आता है अंकुर के पैर में काट लेता है, जिसके बाद अंकुर अपने पिता पुष्पेंद्र से कहता है कि पिताजी देखो मेरे पैर में सांप ने काट लिया है और सांप देखो वो जा रहा है। पुष्पेंद्र जो है सांप भी देख लेते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वाकई उनके बेटे अंकुर को सांप काट कर जा रहा है। घबरा जाते हैं पुष्पेंद्र और तुरंत ही गांव में किसी मिलने वाले लड़के के पास फोन कॉल करते हैं और बाइक लेकर तुरंत खेत पे आने को कहते हैं। कुछ ही देर में वो लड़का भी बाइक लेकर खेत पर आ जाता है, जिसके बाद पुष्पेंद्र अपने बेटे अंकुर को पकड़कर बाइक पर बैठ जाते हैं और फिर डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुँचते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन 4 घंटे बाद अंकुर जो है दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल अब अंकुर का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। इसके बाद घर में 2 ही लोग रह जाते हैं, अंकुर के पिता पुष्पेंद्र और उसकी पत्नी प्रिया। लिहाजा होता यह है कि अब दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और महीने गुजर जाते हैं। इस बीच पुष्पेंद्र जो हैं वो सोचने लगते हैं कि अगर मैं अपनी खूबसूरत नौजवान बहू प्रिया को अपनी मीठी मीठी बातों में ले लूं और पोट फुसला लूं तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारे के सारे काम घर में ही होते रहेंगे। अब दिन आता है 12 सितंबर 2025 का, जब पुष्पेंद्र के बेटे अंकुर की बहू जो है प्रिया वो बाहर बारामदे में बैठी हुई थी घर के अंदर। लिहाजा इस बीच पुष्पेंद्र जो है अपनी बहू प्रिया से कहते हैं कि प्रिया मेरे पास बहुत कुछ है, अगर तुम चाहो तो उस सब कुछ को हासिल कर सकती हो। प्रिया कहती हाँ पिताजी, जो सब कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, फिलहाल आप संभाल के रखिए। लिहाजा घर के अंदर कमरे में जाते हैं पुष्पेंद्र, गहने बहुत सारे पैसे निकाल के लाते हैं और सोने के गहने लाते हैं और वो अपनी बहू प्रिया को दिखाते हैं और कहते हैं कि प्रिया ये सब कुछ तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो इसे हासिल कर सकती हो। प्रिया कहती हाँ पिताजी ये सब कुछ तुम्हारा है और मेरा भी है, इसे संभाल के अपने पास रखिए। तभी खुली खुली आवाज़ में और खुले खुले अल्फाजों में अपनी बहू प्रिया को पुष्पेंद्र समझाने लगते हैं और कहते हैं कि यह सब कुछ प्रिया तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो इसे हासिल कर सकती हो, तुम आज से रात को मेरे साथ सोना शुरू कर दो। इतना जब प्रिया सुनती है तो गुस्से में आ जाती है और प्रिया एक जाके पुष्पेंद्र के गाल पे थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद पुष्पेंद्र को गुस्सा आता है और पुष्पेंद्र अपनी बहू प्रिया से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें खर्चे के लिए 1 चवन्नी और 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूँ। फिलहाल कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद रात के समय आते हैं दारू पीकर पुष्पेंद्र दारू के नशे में होते हैं। तभी अपनी बहू प्रिया के कमरे में चले जाते हैं और रात के समय उसे दबा लेते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेते हैं और जनाब उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि वह अपनी बहू प्रिया की फकिंग कर देते हैं।
लिहाजा होता यह है कि अब ऐसे ही 8-10 दिन तक चलता रहता है। 8-10 दिन तक लगातार अपनी बहू प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं पुष्पेंद्र। होता यह है कि अब 10 दिन के बाद हट जाती है प्रिया, कहती है अपने ससुर पुष्पेंद्र से कि अब मैं जा रही हूँ इस घर से और कभी नहीं आऊँगी। ये कहकर वह चली जाती है। वह पड़ोस में रविंदर के घर पे जाती है और रविंदर के घर में कमरा किराए पे लेकर रहने लगती है। रविंदर की भी पत्नी मर चुकी थी और जनाब वो भी बिना पत्नी का था। कुछ समय के बाद प्रिया और रविंदर का अफेयर चलता है और जनाब रविंदर और प्रिया जो है ये भी शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। लिहाजा होता यह है कि घर में अब रविंदर और प्रिया पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अब प्रिया और रविंदर जब रात को सोया करते थे तो ये दोनों ही पूरी तरह से नंग अवस्था में सोया करते थे। प्रिया जो है अपने सारे कपड़े उतार के सोया करती थी रविंदर के साथ, वहीं रविंदर भी अपने सारे कपड़े उतार के प्रिया के साथ सोया करता था। होता यह है कि इन दोनों के बीच ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता है और शारीरिक संबंध बनते हैं, पति पत्नी की तरह ये दोनों रहते हैं। अब जनाब ये बात पूरे गांव में जब फैलती है तो पुष्पेंद्र को भी पता लगती है कि पुष्पेंद्र की बहू जो है प्रिया वो रविंदर के साथ उसकी पत्नी बन के रह रही है और जनाब रविंदर और प्रिया ये दोनों ही नंग अवस्था में सोते हैं। लिहाजा होता ये है कि ये सब कुछ प्रिया और रविंदर के बीच चलता रहता है। लेकिन दोस्तों एक दिन एक सपेरा मिलता है मोहनदास पुष्पेंद्र को। पुष्पेंद्र उस सपेरे से पूछते हैं कि एक सांप चाहिए है, कितने पैसे लोगे? तो सपेरा कहता है 5,000 रुपये। पुष्पेंद्र कहते हैं सपेरे से कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, एक को सांप से कटवा कर मारना है। तभी दोस्तों होता यह है कि फिर पुष्पेंद्र सपेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, 2 लोगों को सांप से कटा के मारना है। सपेरा मोहनदास कहता है कि 2 लोगों को सांप से कटवा के मारना है तो इसके लिए तो ज़्यादा पैसे पड़ेंगे। लिहाजा सपेरा मोहनदास जो है वो 50,000 रुपये मांगता है। वहीं पुष्पेंद्र 50,000 रुपये देने को राज़ी हो जाता है। अब जनाब रात के दरमियान 11-11:30 बजे जाते हैं पुष्पेंद्र और वो सपेरा सांप झोले में लेकर 2 सांप ले जाते हैं और जिस कमरे में प्रिया और रविंदर नंग अवस्था में सो रहे थे उसी कमरे के जंगले में से पुष्पेंद्र और वो सपेरा मोहनदास 2 सांप कमरे के अंदर छोड़ देते हैं। होता यह है कि सांप रिंगता है और फिर पहुंच जाता है प्रिया रविंदर के बिस्तर तक, जहां दोनों ही एक दूसरे की बाहों में समाये हुए नंग अवस्था में सो रहे थे। सोते में अब पलथा लेता है पुष्पेंद्र तो जनाब सांप जो है उसकी गर्दन में काट लेता है। लिहाजा इधर दूसरा सांप जो है वो प्रिया की यूनी पे काटता है, पेशाब की जगह पे काट लेता है प्रिया के। होता यह है कि ये दोनों सोते के सोते ही रह जाते हैं और जनाब दोनों की मौत हो जाती है। फिलहाल अगले दिन सवेरा निकलता है तो एक पड़ोसी आता है किसी काम से, वो रविंदर के घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो जनाब दरवाज़ा खुलता नहीं है। तभी वो रविंदर का पड़ोसी था, वो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। लिहाजा जब वो दीवार पे से कूद के घर में जाता है तो अंदर जाकर देखता है जंगले में से कि जनाब एक कमरे में पुष्पेंद्र और प्रिया दोनों ही नंग अवस्था में मृत पड़े हुए हैं। तुरंत ही वो नज़दीकी थाने में पुलिस को सूचना देता है। पुलिस आती है और जनाब शवों को सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। होता यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्टें कहती हैं कि दोनों को ही नंग अवस्था में सांप ने काट लिया है। फिलहाल पुलिस कमरे की तलाशी लेती है तो 2 सांप भी निकल आते हैं। अब पुलिस कार्रवाई किस पे करे? लिहाजा होता यह है कि मामला शांत हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन हफ्ते गुजर जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति जाता है और वो पुलिस को बताता है कि जिस दिना प्रिया और रविंदर की डेड बॉडी मृत अवस्था में मिली है उसी दिन मैंने 2 लोगों को रविंदर और प्रिया के कमरे के जंगले के पास रात के तकरीबन 11-11:30 बजे खड़े देखा था और उन दोनों लोगों के पास झोले में 2 सांप थे और जनाब उन लोगों ने जंगले के रास्ते रात के तकरीबन 11-11:30 बजे मैंने देखा कि 2 सांप प्रिया और रविंदर के कमरे में घुस आए थे जंगले के रास्ते। लिहाजा पुलिस को पहले तो ये बात मजाक लगती है, फिर पुलिस सोचती है क्यों ना पूछताछ करके देखी जाए। उससे पूछा जाता है कि 2 लोग कौन थे
तभी वो व्यक्ति बताता है कि एक तो पुष्पेंद्र थे जिनकी बहू है प्रिया, और जनाब एक उनके साथ सपेरा था जिसका नाम है मोहनदास। लिहाजा पुलिस जो है पुष्पेंद्र को पकड़ती है और पुष्पेंद्र से जब पूछताछ करती है तो पुष्पेंद्र साफ साफ पुलिस को बता देता है कि जी हाँ, प्रिया और रविंदर दोनों को ही मैंने मारा है सांप से कटवा के। लिहाजा मुझे मोहनदास सपेरा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि मुझे एक सांप चाहिए है, कितने का दोगे, तो मोहनदास सपेरे ने कहा कि एक सांप 5,000 का मिलेगा। तो मैंने कहा कि एक इंसान को सांप से कटवा के मरवाना है, आपको मैं 10,000 दूंगा, मार दोगे? तो वो सपेरा कुछ नहीं बोला। उससे पहले ही मैं बोल पड़ा कि 2 लोगों को सांप से कटवा के मरवाना है, मैं आपको 20,000 दूंगा। लिहाजा ये बात सुनने के बाद सपेरा बोला कि 2 लोगों को सांप से कटवा के मरवाना है तो इसके लिए तो ज़्यादा पैसे होना चाहिए। सपेरे मोहनदास ने मुझसे 50,000 मांगे और मैं 50,000 देने को एग्री हो गया। तभी मोहनदास सपेरा मेरे कहने के मुताबिक और मेरे बताए तरीके पे चलता हुआ 2 सांप लेकर झोले में आ गया और मैं रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ले गया था रविंदर और प्रिया के कमरे के जंगले के पास, जहां जंगले में से हम दोनों ने सांप को छोड़ दिया था। और फिर सांप दोनों ही रिंग कर पहुंच गए उनके बिस्तर तक, जहां प्रिया और रविंदर दोनों ही नंग अवस्था में सो रहे थे, बाहों में बाहें डाले। लिहाजा होता यह है कि एक सांप ने रविंदर की गर्दन में काटा तो दूसरे सांप ने प्रिया की यूनी पर काट लिया, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। जुर्म स्वीकार करते ही पुलिस जो है पुष्पेंद्र के साथ साथ मोहनदास सपेरे को भी गिरफ्तार करती है और हत्या की धारा 302 में मुकदमे को दर्ज करते हुए जेल भेज देती है। अब ये मुकदमा अदालत में चल रहा है। फिलहाल दोस्तों ये पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी है रविंदर और प्रिया के प्यार की, और किस तरह से एक ससुर पुष्पेंद्र ने अपनी बहू प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जनाब उसके साथ इंटीमेट हो गया, जिसकी वजह से वो छोड़कर चली गई और जनाब रविंदर के साथ रहने लगी। लेकिन जब रविंदर के साथ वह पति पत्नी की तरह रहने लगी तो पुष्पेंद्र ने किस तरह से एक सपेरे से साजिश रच के उसे मारा और फिर किस तरह से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेजा। पूरी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, तो वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मकसद है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुश आमदीद।